हर साल दुनिया भर में कई रेल दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें से ज्यादातर भारत में होती हैं और इन दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं। सरकार पीड़ितों और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देती है और यह कुछ समय तक खबरों में रहता है और फिर गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता और कोई यह जानने की जहमत भी नहीं उठाता कि उसके बाद क्या होता है। यहाँ एक ऐसी ही दुर्घटना की कहानी है और उसके बाद क्या हुआ यह बताती है। हमारी कहानी एक सुदूर गांव में घटती है, जहाँ मुख्य पात्र सुरेश बेरोजगार होने के कारण दयनीय स्थिति में जी रहा है और उसके पिता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके पास पेंशन के लिए बहुत कम पैसे हैं। वे किसी तरह अपनी मां की पैतृक विरासत के कारण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस कारण सुरेश की शादी करना भी असंभव है, क्योंकि कोई भी सम्मानित पिता अपनी बेटी का भविष्य इस तरह अनिश्चित और अंधकार में नहीं देखना चाहेगा जैसा कि अभी लग रहा है। फिर एक दिन सुरेश देखता है कि रेलवे पोस्टमास्टर की आवश्यकता है और वह परीक्षा में बैठने का फैसला करता है। इसलिए उसका परिवार किसी तरह से परीक्षा की तैयारी में उसकी मदद करता है और वह अच्छे प्रतिशत के साथ परीक्षा पास करता है। पूरा परिवार बहुत खुश है कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी और वे बेहतर समय देख पाएंगे। इसलिए सुरेश उस उपयुक्त समय का इंतजार करता है जब रेलवे उसे एक शानदार पोस्टिंग देगा। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे रिपोर्ट करने और मिंसापुर नामक एक सुदूर गांव में छोटे रेलवे स्टेशन का प्रभार संभालने के लिए कहा जाता है, जो इस स्थान से 200 किलोमीटर से अधिक दूर है। यह सुनकर सुरेश के माता पिता दोनों उसे वहां न जाने और किसी दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं, जिस पर सुरेश जवाब देता है कि अच्छे अवसर बहुत कम मिलते हैं और यह केवल 2 से 3 साल की बात है जब मुझे अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। इसलिए अनिच्छा से उसके माता पिता सहमत हो जाते हैं और अगले दिन सुरेश अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर मिंसापुर के लिए निकल जाता है। यात्रा के दौरान वह अन्य यात्रियों से बातचीत करता है और जब वह उन्हें अपने गंतव्य के बारे में बताता है तो वे उसे अजीब तरह से भयभीत भाव से देखते हैं और उससे दूर देखते हैं। जब वह उनसे पूछता है कि क्या बात है, आप सभी अचानक इतने चुप क्यों हैं, जिस पर वे विनम्रता से जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और अपनी बातचीत को दूसरी बात पर मोड़ देते हैं। यह सुरेश को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह इसे अनदेखा करता है और खिड़की से बाहर देखता है। अंत में जब वह मिंसापुर के पास पहुंचता है तो वह गलती से एक स्टेशन आगे उतर जाता है। अब उसे लगता है कि इस गलती पर पछताने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी और वह स्टेशन से बाहर निकलता है, जहां उसे स्टेशन से उतरने वाले यात्रियों को लेने के लिए रिक्शा और तांगे की कतारें खड़ी दिखाई देती हैं। इसलिए वह एक रिक्शा वाले से पूछता है कि क्या तुम मुझे मिंसापुर ले जाओगे, जिस पर रिक्शा वाला उसे घूरता है और मना कर देता है और यह हर रिक्शा और तांगा के साथ जारी रहता है। अंत में एक रिक्शा वाला सहमत हो जाता है और उससे कहता है कि वह उसे केवल उस बिंदु तक ले जाएगा जहां से गांव शुरू होता है और बाकी उसे पैदल चलना होगा। सुरेश अब जल्दी में है और वह बिना सोचे समझे सहमत हो जाता है। इसलिए रिक्शा में बैठे बैठे ही वह ड्राइवर से पूछता है कि कोई उसे गांव क्यों नहीं ले जाएगा और ट्रेन में सयात्रियों की प्रतिक्रिया के बारे में भी। ड्राइवर कहता है कि चूंकि देर हो रही है और कोई भी इस पूर्णिमा की रात में बाहर नहीं जाना चाहेगा, इसलिए सभी ने मना कर दिया। यह बात फिर से सुरेश को अजीब लगती है, इसलिए वह फिर से ड्राइवर से पूछता है कि ऐसा क्यों है और ड्राइवर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि देर हो रही है और वैसे भी वे गांव के पास पहुंच चुके हैं और वह बाकी की दूरी पैदल ही तय कर सकता है। चूँकि जब सुरेश गांव पहुंचता है तो पहले से ही अंधेरा हो चुका होता है और अंदर प्रवेश करने पर उसे अजीब लगता है कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह फिर से इस भावना को अनदेखा करता है और रात बिताने के लिए जगह ढूंढता है ताकि सुबह वह जाकर स्टेशन की जिम्मेदारी संभाल सके। अब जब सुरेश जाता है और देखता है कि सभी घर बंद हैं और अंदर से लाइटें जल रही हैं, तो वह किसी एक घर में जाकर पूछने का फैसला करता है कि क्या वे उसे एक रात के लिए आश्रय दे सकते हैं। लेकिन जब वह दरवाजा खटखटाता है
तो उसे दरवाजे के पीछे से एक कठोर उत्तर मिलता है कि चले जाओ और हमें परेशान मत करो, क्योंकि हम दरवाजा नहीं खोलने वाले हैं और न ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। और वही बात सुरेश के साथ फिर से होती है, जहां उसे तब तक किसी से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती जब तक कि एक घर का मालिक जो बंद दरवाजों से भी उसे मंदिर जाने के लिए कहता है, जहां वह रात के लिए आश्रय ले सकता है और सुबह कोई उसे स्टेशन ले जाएगा। अंत में सुरेश को एक उत्तर मिल जाता है जिससे वह खुश होता है और मंदिर की तलाश में जाता है, लेकिन यहाँ भी वह देखता है कि मंदिर के दरवाजे बंद हैं और पुजारी का कोई पता नहीं है। यह उसे क्रोधित करता है और हताशा में वह स्टेशन जाने का फैसला करता है। किसी तरह वह स्टेशन पहुंचता है और आश्चर्यचकित होता है कि वहां कोई नहीं है, हालांकि उसने स्टेशन मास्टर को अपने आगमन के बारे में सूचित किया था। कुछ समय बीतने के बाद जब सुरेश को लगता है कि कोई उसके पास बेंच पर आकर बैठ गया है, वह देखता है और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सीधी पीठ के साथ देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंतित भाव है। इसलिए सुरेश ने बातचीत को आगे बढ़ाने का फैसला किया और उससे पूछा कि क्या वह कहीं यात्रा कर रहा है, जिस पर वह आदमी कहता है कि मैं घर जा रहा था लेकिन वहां नहीं पहुंच सका। और आपका क्या आप भी यात्रा कर रही हैं? तो सुरेश कहता है नहीं, मैं नया स्टेशन मास्टर हूँ और पिछले स्टेशन मास्टर के आने और मुझे मेरे क्वार्टर तक ले जाने का इंतजार कर रहा हूँ। आदमी कहता है कि स्टेशन मास्टर केवल सुबह आने वाले हैं और वे बातचीत करना शुरू करते हैं। इस बीच रात के करीब 10:12 बजे दोनों को एक पैसेंजर ट्रेन आती हुई दिखाई देती है, जिस पर सुरेश अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि वह इस ट्रेन में चढ़ सकता है, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं कहता। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, सुरेश देखता है कि आदमी के चेहरे पर बदलाव है और जो अब तक एक सामान्य बातचीत लग रही थी वह उदास हो गई है और रोने वाला है। जब सुरेश उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें खुश होना चाहिए कि अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने परिवार के साथ रह सकते हो, लेकिन वह आदमी कहता है और रोता रहता है और बार बार कहता है कि कोई मुझे घर छोड़ दो। सुरेश को यह अजीब लगता है और बहरहाल वह यात्रियों के पास जाकर उनका हालचाल जानने का फैसला करता है। वहाँ वह यह देखकर पूरी तरह से स्तब्ध और हैरान हो जाता है कि सभी यात्री रो रहे हैं और हर कोई वही बात कह रहा है जो वह आदमी कह रहा था कि कोई हमें घर ले चलो। अब यह पूरी तरह से सुरेश को डरा देता है और वह जल्दी से ट्रेन से उतर जाता है और प्लेटफॉर्म पर जाता है, जहां आश्चर्यजनक रूप से उसके बगल में बैठा आदमी गायब हो गया है और वह उसे ट्रेन में अन्य यात्रियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आते और उसके पास आते हुए जोर जोर से रोते हुए और दोहराते हुए देख सकता है कि कोई हमें घर ले चलो, क्योंकि हम घर नहीं जा सकते हैं। सुरेश पूरी तरह से भयभीत है और उसे नहीं पता कि क्या करना है और छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। और आखिरी चीज जो उसे याद है वह यह है कि यात्री उसके ऊपर भीड़ लगा रहे हैं और उससे घर ले जाने की विनती कर रहे हैं, क्योंकि वे घर नहीं जा सकते हैं। जब वह बेहोश हो जाता है, दिन का उजाला पहले तो उसे लगता है कि ये पिछली रात वाले ही लोग हैं, लेकिन जब वह स्टेशन मास्टर को किसी तरह जल्दी जल्दी आकर भीड़ को भगाते हुए देखता है तो वह शांत हो जाता है और स्टेशन मास्टर पर थोड़ा गुस्सा भी होता है कि वह कहाँ था, जिस पर स्टेशन मास्टर उसे धीरे से हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है और फिर पूछता है कि क्या सुरेश ने कुछ खाया। सुरेश कहता है कि नहीं और उसे कल रात से ही भूख लग रही है। नाश्ते के बाद स्टेशन मास्टर सुरेश से पूछता है कि क्या उसने रात में कुछ अजीब देखा और सुरेश कहता है कि उसने कई अजीब चीजें देखी हैं और वह पिछली रात का पूरा अनुभव बताता है। फिर स्टेशन मास्टर उसे बताता है कि कुछ साल पहले इस स्टेशन मास्टर के समय से भी पहले एक दुर्घटना हुई थी, जहां 10:12 पर आने वाली ट्रेन चोरों द्वारा चुराए गए रेलवे गेज के गायब होने के कारण पटरी से उतर गई थी और परिणामस्वरूप यह विशेष ट्रेन पटरी से उतर गई और सभी यात्री मारे गए और इंजन चालक सहित कोई भी जीवित नहीं बचा। उस समय से हर पूर्णिमा की रात को दुर्भाग्यपूर्ण 10:12 ट्रेन का यह भूतिया भूत सभी यात्रियों के साथ दिखाई देता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बारे में नहीं जानता है और इस ट्रेन में चढ़ जाता है
तो वह व्यक्ति भी दुर्भाग्य से इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि वह भी मर जाएगा। यह भी कहा जाता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन के यात्री कभी कभी गांव में जाते हैं और दरवाजे खटखटाते हैं और रोते हैं कि कोई उनकी मदद कर सकता है, और यहाँ तक कि ग्रामीण ने अनजाने में दरवाजा खोल दिया था और अगले दिन उसके और उसके पूरे परिवार के शव विभत्स रूप से पाए गए थे।